हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। तो सर, आप सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के दूसरे एपिसोड का आगाज हो चुका है। और यदि आपने पहले एपिसोड का ना देखा हो तो आप जाके पहले एपिसोड को अवश्य देखिएगा, क्योंकि आपको जो ये लगातार सेशन दिए जा रहे हैं ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित एपिसोड है। और मैं कई दिनों से देख भी रहा हूँ कि मेरे कई सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं या हमारे ऐसे कई एस्पिरेंट्स हैं जो इस चैनल पर आते हैं, देखते हैं, लेकिन वो लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप सभी से विशेष आग्रह है कि देखिए, आपका लाइक्स और सब्सक्राइब ही एक टीचर का हौसला होता है कि वो कितने अच्छे से अपना कंटेंट दे, और उसे भी ये पता चलता है कि जो चीज़ें वो आपको दे रहा है वो सारी चीज़ें आपको समझ भी आ रहा है और क्लियर भी हो रहा है। तो यदि आपको लगता है कि नहीं आपको सारी चीज़ें समझ आ रहा है तो चैनल पर आने के बाद आप चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाए केमिस्ट्री के आसान से आसान भाषाओं में। और यदि आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर पढ़ाए गए सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आते, या ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जो हम बोल रहे हैं वो आपके एग्जाम में नहीं आया हो, तो अनसार से मिला लीजिए। और यदि ऐसा होगा तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये सारी चीजें आपको मेरे तरफ से पूरे आसान से आसान भाषाओं में देने का प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें कोई भी कमियां रह जाए तो आप कमेंट के द्वारा हमारे पास पहुंचा सकते हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उन सारी समस्याओं को दूर करते हुए आपको सरल भाषा में और अच्छे से सारी टॉपिक्स के सलूशन हम आपको दे पाए। लेकिन कम से कम आपका मात्र एक सहयोग चाहिए, वह क्या कि आप चैनल पर यदि आते हैं और यदि आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें सारे टॉपिक्स आपको समझ आते हैं, तो आप अपना सहयोग और समर्थन अवश्य दें। और सहयोग और समर्थन मात्र आपके लाइक और सब्सक्राइब साथ में शेयर से है, और आपसे मैं और कुछ नहीं ले रहा हूं। तो कम से कम आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर करने से आपका कोई नुकसान हो सकता है, तो आपकी इच्छा होगी आप नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दोस्त लगता है कि आपका कोई नुकसान नहीं है, तो कृपया कर इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी केमिस्ट्री को पढ़ पाए और उनके भी भविष्य अच्छे हो पाए, ताकि यदि उन्हें भी ये टॉपिक्स के सलूशन ना मिल पाए हो तो वो भी अच्छे से तैयार कर ले, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाने के बाद वो भी अच्छे से लिख पाए। क्योंकि ये एपिसोड देने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मात्र आपको पढ़ा देना। मेरा उद्देश्य ये है कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर प्रश्न आते तो मेरे ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स या हमारे ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहीं वंचित ना हो जाए। इसलिए आप सभी से विशेष आग्रह है कि अपने सभी प्यारे दोस्तों के पास इस एपिसोड को अवश्य शेयर करें। और लगातार आपको लगभग बायोमॉलिक्यूल से जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे और जितने संभावित प्रश्न पूछे जा चुके थे वे सभी प्रश्न आपको मेंशन किए गए। यदि आपको लगता है कि कोई प्रश्न छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में आप अवश्य उस प्रश्न को भेज सकते हैं, और उन सभी प्रश्नों पर भी एक एपिसोड आपको बना के मिलेगा। कोई ऐसा नहीं होगा जिस प्रश्न पर आपको जवाब ना मिले। बस अपना जो आपका लगता हो, एक्सपीरियंस हो, अनुभव हो, वो सारी चीजें आप इस चैनल के साथ साझा अवश्य करें। तो आइए समय जाया ना करते हैं और हम लोग शुरू करते हैं। एक यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए प्रश्न के आधारित पर ये एपिसोड होगा। और ये एपिसोड क्या है, तो यह है आपका ग्लूकोज से रिलेटेड है। तो ग्लूकोज में सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, ग्लूकोज का डी और एल विन्यास। तो चाहे ग्लूकोज का डीएल विन्यास पूछे चाहे फ्रक्टोज का डीएल विन्यास पूछे, दोनों के समस्याओं का समाधान एक साथ आपको मिलने वाला है। अर्थात दोनों की संरचना बहुत ही आसान तरीके से आप समझेंगे कि चाहे ग्लूकोज या फ्रक्टोज हो, दोनों के अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, अर्थात C6H12O6 ही होता है। अब इनमें जब आप संरचना बनाने जाइएगा, 6 कार्बन लगातार सीधे श्रृंखला में जोड़ दीजिएगा, और जोड़ने के बाद यदि आप पहले कार्बन पर CHO और लास्ट में CH2OH जोड़ दीजिएगा। जोड़ने के बाद आप पहले कार्बन पर OH जोड़िएगा और उसके बगल में H जोड़िएगा, फिर आप H जोड़िएगा, फिर आप OH कर दीजिएगा। इस प्रकार से CHO के संरचना बनके तैयार हो जाएंगे। जो ये संरचना बनके तैयार होगा ये कौन सा विन्यास का होगा, तो डी विन्यास का होगा। और यदि वहीं पर लास्ट वाले कार्बन से ठीक एक ऊपर जो कार्बन होता है, यदि उसका OH दाएं से बाएं चला जाता है तो उसी को हम एल संरचना कहते हैं। तो ये रहा आपका ग्लूकोज का संरचना।
इसी प्रकार से फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज में क्या होता है, पहले कार्बन पर भी CH2OH होता है, अंतिम कार्बन पर भी CH2OH होता है, मध्य वाले कार्बन पर अर्थात दूसरे कार्बन पर क्या होता है, कीटोन समूह होता है अर्थात CO होता है। बाकी सेम संरचना जैसे ग्लूकोज का होता है वैसे ही फ्रैक्टोज का भी बना के दोनों की संरचना पूर्ण कर सकते हैं। आइए जो हमने बताया वो देख भी लेते हैं और यहां पर देखेंगे क्या कि ग्लूकोज का ये D ग्लूकोज लिखा गया, ये L ग्लूकोज लिखा गया अर्थात ग्लूकोज में D और L विन्यास पाया जाता है। यदि पूछा जाता है तो D और L विन्यास आप इसी प्रकार से बनाइएगा। मैंने क्या कहा, 6 कार्बन आप लिख लीजिएगा एकल बंध से जोड़ के, ऊपर CHO लिख दीजिएगा, नीचे CH2OH लिख दीजिएगा। अब ऊपर से शुरू करिएगा, OH लिखिएगा, H लिखिएगा, फिर लगातार OH लिख दीजिएगा और जहां OH होगा उधर H होगा, जहां H होगा उधर क्या होगा, OH होगा। इस प्रकार से आप क्या कर देंगे, संयोजकता पूरा कर देंगे। तो ये बन जाएगा किसका, D का। जब D ग्लूकोज आप बना लीजिएगा, सेम संरचना आप बनाइएगा, बस लास्ट वाले कार्बन से ठीक एक ऊपर वाले कार्बन पर OH अगर दाएं होता है तो उसे D ग्लूकोज कहते हैं। यदि उठा के यही आप बाएं रख देते हैं और हाइड्रोजन को यदि आप दाएं कर देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, L ग्लूकोज कहते हैं। तो एक संरचना मात्र याद रखिएगा, इससे आपके फ्रैक्टोज की भी संरचना बन जाएंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पर CHO है तो ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह आपका CHO उपस्थित होता है, जबकि फ्रैक्टोज में क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर पहले कार्बन पर CHO ने क्या हो जाएगा, CH2OH, और दूसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। बाकी संरचना सेम देख सकते हैं, HOH HOH और क्या होता है, CH2OH होता है। अर्थात जो ग्लूकोज की संरचना होती है वही फ्रैक्टोज की भी संरचना होती है, बस मात्र अंतर क्या होता है, इसमें CHO होता है, फिर यहाँ पर OH चलता है, जबकि यहाँ ऊपर वाले में CH2OH हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है, C द्विबंध O हो जाता है। अब जैसे ही ये आपका संरचना बन के डी फ्रैक्टोज का तैयार होगा, ठीक यहां पर भी वही कार्य करना जो आपने ग्लूकोज में किया था। ये आपका डी फ्रैक्टोज था और यदि इसी OH को उठा के यदि आप बाएं कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, एल फ्रैक्टोज कहलाता है। तो ये ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के डी और एल विन्यास थे। आइए अब हम लोग क्या देखते हैं, ग्लूकोज के बनाने की विधि और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों के जवाब जो आपके 2023 या 2023 से पीछे सत्र में पूछे गए थे, उन्हीं के पूरे जवाब के साथ आपको ग्लूकोज पूरा आज कंप्लीट किया जाएगा। तो पहले इतनी सारी चीजें आप देख लीजिए। तो आपका अब क्या मिलने वाला है, ग्लूकोज टॉपिक मिलने वाला है। तो पहले हम लोग क्या जानते हैं, ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6 होता है। ये अणुसूत्र होता है, इसी के जस्ट पीछे अभी आपको मैंने संरचना सूत्र बताया था ग्लूकोज का भी और फ्रैक्टोज का भी। ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह आपका एल्डिहाइड होता है और जो आपका फ्रैक्टोज होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है। मात्र इतने का ही अंतर होता है, बाकी संरचना में भी अंतर है, पहले और दूसरे कार्बन को लेकर होता है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ग्लूकोज के बनाने की विधि बताइए या ग्लूकोज के बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, और इसके बाद ग्लूकोज से रिलेटेड प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल रहा है कि ग्लूकोज के बनाने की विधि या ग्लूकोज के बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछता है तो कैसे बनेगा। तो याद रखिएगा, सुक्रोज का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। क्या करते हैं, सुक्रोज अर्थात चीनी का जल अपघटन कराने पर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज का बनाने की विधि या तो फिर क्या कहते हैं, प्रयोगशाला विधि कहते हैं, जिनमें सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है और जल अपघटन जैसे ही कराएंगे आपके ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनके क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है। बनाने की विधि है, बनाने की विधि मात्र एक विधि है, वह क्या है, प्रयोगशाला विधि। और इसमें करते क्या है, सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज बनता है। मात्र आपको याद क्या रखना है, मात्र आपको समीकरण याद रखना है। वाक्य तो आप अपने द्वारा भी लिख सकते हैं। वो कैसे, प्लस का मतलब होता है क्रिया और इधर एरो के इस पार जो चीजें होता है वो बनता है। आइए देख लेते हैं, इसका नाम क्या होता है, सुक्रोज होता है। सुक्रोज की क्रिया जल से कहने से ज्यादा अच्छा होगा। सुक्रोज का जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या कर देता है, इसे तोड़ देता है किसमें, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में। ग्लूकोज आपका उत्पाद की तरफ है, इसलिए ये क्या होगा, ग्लूकोज के बनाने की
विधि होगा। तो ये हो गया ग्लूकोज के बनाने की विधि। अब हम लोग क्या देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक गुणधर्म। और ग्लूकोज के रासायनिक गुणधर्म में पहली हेडिंग होती है क्या, PCl5 के साथ क्रिया। जो आपका ये PCl5 के साथ क्रिया है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो क्या बनता है, या इस प्रकार से प्रश्न आया है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होते हैं, यह सिद्ध कीजिए। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित होता है, इसे सिद्ध कीजिए। क्योंकि ग्लूकोज में एक कार्बन CHO हो जाता है, 5 कार्बन आपका बचता है, तो उन 5 कार्बन से OH समूह जुड़े होते हैं। तो वही सिद्ध करना है कि 5 कार्बन से OH समूह जुड़े होते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्लूकोज की क्रिया PCl5 से कराते हैं। और जैसे ही PCl5 से कराते हैं, इसमें PCl5 में उपस्थित Cl समूह जो होता है ये ऋणायन होता है, तो ग्लूकोज में उपस्थित OH समूह ऋणायन होता है, उसे क्या कर देता है, हटा देता है। और जैसे ही हटाता है क्या बन जाता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज बन जाता है। अर्थात हम ग्लूकोज की क्रिया यदि PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज बनता है, जो ये सिद्ध करता है कि जितने OH थे सभी Cl के द्वारा विस्थापित हुए। चूंकि पेंटाक्लोरो बना है, इसका मतलब ग्लूकोज में 5 OH समूह रहा होगा, तभी 5 Cl समूह जाके क्या हुआ, जुड़ा हुआ है। आइए देख भी लेते हैं यहां पर कि PCl5 के साथ क्रिया है और ये इसका रासायनिक गुणधर्म होगा। और प्रश्न पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। तो उस प्रश्न का जवाब भी आप लिख सकते हैं क्या, कि जब ग्लूकोज की क्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, पेंटाक्लोरोग्लूकोज। ये पेंटाक्लोरो आने का मतलब, पेंटा मतलब 5, क्लोरो का मतलब Cl, 5 Cl समूह उपस्थित हुआ, इसका मतलब ग्लूकोज में कितना OH था, 5 OH समूह था। इसीलिए लिखा गया कि जो सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाया जाता है। और यही आपको रासायनिक गुणधर्म के द्वारा दिखाया गया कि यदि यहां देखा जाए तो ये ग्लूकोज का संरचना सूत्र बनाया गया, जिनमें पहले कार्बन पर CHO, लगातार 4 कार्बन पर HOH होता है, इसलिए 4 कार्बन का संरचना ये बना दिया गया CHOH का होल 4, और लास्ट में क्या लिखा गया, CH2OH लिखा गया। अब यहां पर क्या होता है, PCl5 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। और जैसे PCl5 के साथ कराते हैं, ये Cl जो होता है ये यहां से OH 4 हटाता है और एक यहां से हटाता है, और क्या बना देता है, यहां पर 4 Cl, यहां पर 1 Cl, यहां पर, इसलिए क्या बनता है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है, पेंटाक्लोरो ग्लूकोज बनता है, जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाए जाते हैं। फिर हम लोग अब क्या देखने वाले हैं, दूसरा प्रश्न जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो पहले इतना देख लीजिए, फिर इसी के बाद दूसरे प्रश्न के साथ मिलते हैं। तो आपका अगला जवाब आपको मिलने वाला है क्या, जो आपको पूछा गया था कि आपके ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन या पृथक पृथक कार्बन से जुड़े होते हैं। जस्ट अभी पीछे आपने देखा क्या कि ग्लूकोज में 5 OH समूह होते हैं। इस चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए हम लोग PCl5 के साथ क्रिया कराते हैं, अर्थात जितना Cl जुड़ता है उतना OH उसमें पाया जाता है। जबकि अब क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। अब जब आपको यह सिद्ध करना होगा कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया कराना होगा। अब जितना एसीटेट बनेगा उतना वह सिद्ध करेगा कि इतना OH इसमें पाया जाता है। और चूंकि एक OH हटा के एक एसीटेट आयन जुड़ता है, और वो भी एक कार्बन से, इसका मतलब कि प्रत्येक जितने एसीटेट आयन बनेंगे वे सभी सिद्ध करेंगे कि ये सभी एसीटेट आयन अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, जिससे पता चल जाएगा कि OH भी अलग अलग कार्बन से जुड़ा है। अब करते क्या है, एसिटिल क्लोराइड हो या एसिटिक एनहाइड्राइड हो, दोनों की क्रिया किससे कराते हैं, हम ग्लूकोज से कराते हैं। अब एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र क्या होता है, तो एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र CH3COCl होता है, तो एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। और CH3CO का होल ट्वाइस O होता है, तो उसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, क्रिया जब कराते हैं ग्लूकोज का एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो बनता क्या है, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनता है।
अब चूंकि पेंटा एसीटेट का मतलब 5 एसीटेट आयन जुड़े हैं और एक OH हटा के एक एसीटेट आयन जुड़ता है, इसका मतलब पांचों OH अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं, यही सिद्ध करता है। ये भी प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहां पर देखेंगे क्या, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया जो कि ग्लूकोज का दूसरा रासायनिक गुणधर्म होगा। अगर दो रासायनिक गुणधर्म पूछता है तो दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं। अब इनमें करते क्या है, तो प्रश्न आपका पूछा गया सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग, या तो यहीं पर दे सकता है पृथक पृथक कार्बन से जुड़ा होता है। पृथक का मतलब भी अलग अलग ही होता है। हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो वह वाक्य यहां पर नीचे दिया गया है कि ग्लूकोज की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनता है। पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बना है जो यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। अब यही आपको वाक्य जो आपने लिखा है वही आप समीकरण के द्वारा दिखाएंगे। जहां ग्लूकोज होता है वहां भी मैंने बताया कि CHO लिखिएगा, 4 कार्बन से लगातार OH जुड़ा होता है तो H और OH होता है, इसलिए CH का होल 4 लिखेंगे और लास्ट में क्या पाया जाता है, CH2OH पाया जाता है, इसलिए क्या लिखेंगे, CHO लिखेंगे, CHOH का होल 4 लिखेंगे और CH2OH लिखेंगे। इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराइए चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए, कितने यूज किए जा रहे हैं, यहाँ अणु 5 यूज किए जा रहे हैं जो सिद्ध करते हैं कि 5 OH समूह पाया जाता है। उत्पाद में भी देख सकते हैं कि यहां पर जो आपका CHOOCOCH3 बना है, ये कितनी संख्या में बना है, 4 यहां पर और एक यहां पर बना है, अर्थात क्या बनता है, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज बनता है। चूंकि पेंटा एसीटेट बना है इसलिए यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं। यदि एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो 5 HCl अणु सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, और यदि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो 5 आपको एसिटिक अम्ल के अणु सह उत्पाद के रूप में क्या होंगे, प्राप्त होते हैं। तो यह आपका रहा उस प्रश्न का जवाब जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका लगातार पूछा गया था। ये सारे प्रश्न एक ही में पूछे गए थे, 7 नंबर में आपसे पूछे गए थे, तो इसलिए ये आपके एक साथ आपको दिए जा रहे हैं। तो ये आपका जो पूर्ण होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि ग्लूकोज में जो कार्बन की श्रृंखला होती है वह सीधी श्रृंखला होती है, जो रेखीय श्रृंखला होती है, या फिर आपका रेखीय होता है, यह सिद्ध कीजिए। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्लूकोज का अपचयन कराना होता है। और जब हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 2 यौगिक, एक सार्बिटाल मिलता है और एक क्या मिलता है, तो एक मिलता है N-हेक्सेन। यदि आप लाल फास्फोरस और HI के उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो N-हेक्सेन मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि कार्बन में ग्लूकोज में जितने कार्बन उपस्थित है सभी सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। और यदि आप वहीं पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तब आपको क्या मिलता है, सार्बिटाल मिलता है। तो यहां पर ग्लूकोज का 2 यौगिकों की उपस्थिति में अपचयन होता है। पहले आपके जो एग्जाम में पूछे गए वो लगातार ये सब आपके एग्जाम में पूछे गए, आप जस्टिफाई करने के लिए अपने अनुसार पेपर को उठा के देख सकते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न क्या है, हेडिंग होगा आपका तीसरा अपचयन, और अपचयन में 2 आते हैं तो एक अपचयन का पहला हेडिंग लिखा गया लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में। जब हम लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो यह क्या सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में रेखीय या सीधी या ऋजु श्रृंखला कार्बन की पाई जाती है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए अपचयन कराया जा रहा है। अब इसमें वाक्य क्या होता है, लाल फास्फोरस व HI की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो N-हेक्सेन मिलता है। N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सीधा, अर्थात N-हेक्सेन मिला जो स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में जितने कार्बन उपस्थित होते हैं सभी सीधी श्रृंखला में ही जुड़े होते हैं। और यही आपको समीकरण के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। ग्लूकोज का सूत्र होता है CHO CHOH का होल 4 CH2OH होता है, और इसका लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में यदि नवजात हाइड्रोजन होता है तो इसका क्या कहा जाता है, अपचयन। तो वाकई यहां से आपको मिल जाएगा लाल फास्फोरस HI की उपस्थिति में ग्लूकोज का आपने अपचयन कराया और आपको क्या मिल गया, N-हेक्सेन मिल गया। और N-हेक्सेन मिलता है जो यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन है सभी सीधी श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। तो यह देख लीजिए। इसी के जस्ट बाद अगला अपचयन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं।
अब आपको अगला प्रश्न जो पूछा गया था उसका जवाब मिलेगा। तो जो प्रश्न आपका पूछा गया था कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है। तो याद रखिएगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यदि हम ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो सार्बिटाल बनता है, लेकिन लाल फास्फोरस व एचआई की उपस्थिति में कराते हैं तो यह हेक्सेन बनता है। तो यह हेक्सेन वाला भी जस्ट अपने पीछे पड़ा है। अब अगला पढ़ने वाले क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन। तो वाक्य क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो सार्बिटाल बनता है। इसका मतलब ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोजन से होगी, और जब हाइड्रोजन से होगी तो यह करेगा क्या, जो आपका CHO है उसी को बस CH2OH में चेंज कर देगा, अर्थात एल्डिहाइड को अल्कोहल में जब चेंज कर देते हैं तो पूरी संरचना क्या कहलाती है, सार्बिटाल कहलाती है। आइए वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में दूसरा पॉइंट है क्या है, अपचयन है। किसका अपचयन, ग्लूकोज का। तो वही वाक्य में आप लिखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, सार्बिटाल बनता है। अब यहां पर आपका किसकी उपस्थिति में होगा, तो यहां हो जाएगा क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति होगी, और क्या करेंगे, ग्लूकोज का अपचयन कराएंगे। जब अपचयन कराएंगे तो मात्र परिवर्तन कहां होगा, CHO में परिवर्तन होगा, और यह CHO किस में चेंज हो जाएगा, CH2OH में, अर्थात एल्डिहाइड किस में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और जैसे ही अल्कोहल में चेंज होता है इसमें 6 OH उपस्थित हो जाते हैं, तो इसी यौगिक को क्या कहते हैं, सार्बिटाल कहते हैं। फिर अगला प्रश्न आता है क्या, ऑक्सीकरण। यदि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराना होता है तो 4 यौगिक यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला आता है सांद्र HNO3 के साथ क्रिया, दूसरा आता है ब्रोमीन युक्त जल के साथ क्रिया, तीसरा आता है आपका क्या, टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया, और चौथा आता है क्या, फेहलिंग विलेन के साथ क्रिया। यदि आपसे प्रश्न हो जाता है कि एल्डिहाइड उसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है या CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, स्पष्ट कीजिए, तो ऐसी परिस्थिति में आप ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक या फेहलिंग विलेन के साथ कराएंगे। जबकि ऑक्सीकरण के लिए उन दो प्रश्नों को पहले जान लेते हैं कि सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, यह भी प्रश्न आपका पूछा गया था। तो इसमें क्या बनेगा, तो याद रखिएगा ग्लूकोसेरिक अम्ल। जब सांद्र HNO3 होगा तो ग्लूकोसेरिक अम्ल बनेगा, लेकिन यदि ब्रोमीन युक्त जल होगा तो वहां पे ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। दोनों में अंतर क्या है, ग्लूकोसेरिक अम्ल और ग्लूकोनिक अम्ल में। तो जब ग्लूकोसेरिक अम्ल होगा तो ऊपर वाला एल्डिहाइड भी ऑक्सीकृत होता, नीचे वाला अल्कोहल भी ऑक्सीकृत होता, अर्थात ऊपर का जो CHO है वह COOH में चेंज होगा, और नीचे का जो CH2OH है वो भी किसमें चेंज हो जाएगा, COOH में। अर्थात ऊपर भी COOH और नीचे भी COOH मिलता है तो उसको ग्लूकोसेरिक अम्ल कहते हैं। लेकिन यदि मात्र ऊपर COOH मिलता है तो उसे हम ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। तो ग्लूकोसेरिक अम्ल जो होता है वह सांद्र HNO3 के उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने पर मिलता है, और जबकि ब्रोमीन युक्त जल की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर क्या देता है, तो मात्र आपको देता है ग्लूकोनिक अम्ल। आइए वो देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे लिखा गया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में 4 आते हैं, तो इसमें पॉइंट के द्वारा आपको बताया जा रहा है। पहला, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कहेगा ग्लूकोज का सांद्र HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है, याद रखिएगा ग्लूकोसेरिक अम्ल बनता है। अर्थात लिखेंगे क्या, ग्लूकोज का संरचना सूत्र बना देंगे। अब ग्लूकोज का ये अणुसूत्र या संरचना सूत्र लिखने के बाद ऑक्सीकरण कराना है तो नवजात ऑक्सीजन रखेंगे, और इनके बैलेंस करने की व्यवस्था के लिए 3 ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, और सांद्र HNO3 के उपस्थिति में अब कराएंगे ऑक्सीकरण। तो मैंने क्या बताया, जो ये CHO है यह चेंज हो जाएगा COOH में, और जो ये CH2OH है यह भी चेंज हो जाएगा किसमें, COOH में। इस प्रकार से जो ये बना हुआ है इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा ग्लूकोसेरिक क्या अम्ल, ग्लूकोसेरिक अम्ल होता है।
तो ये रहा सांद्रक NO3 की उपस्थिति में। लेकिन यदि वहीं पर हो जाए ब्रोमीन युक्त जल की उपस्थिति में क्या होता है, तो उसके लिए हो जाएगा कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ब्रोमीन युक्त जल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। ग्लूकोनिक अम्ल कैसे होगा और ग्लूकोसेरिक अम्ल में क्या अंतर होगा, देख सकते हैं यहाँ पर COOH और COOH है, जबकि यहाँ मात्र ऊपर वाले में क्या है, COOH है। तो जो ब्रोमीन युक्त जल होता है वह कम आपका ऑक्सीकारक होता है, इसलिए ये क्या करता है, CHO को बस ऑक्सीकृत करता है, CH2OH को ऑक्सीकृत नहीं करता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CHO के ग्लूकोज की संरचना होगी। तो ग्लूकोज की संरचना में जब आप इसका ऑक्सीकरण कराएंगे ब्रोमीन युक्त जल के साथ, तो ये मात्र CHO का ऑक्सीकरण करेगा और किसमें कर देगा, COOH में, और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं। इसी में अभी आप तीसरा और चौथा पॉइंट देखेंगे, क्या आप वो देखेंगे टालेन अभिकर्मक और फेलिंग विलेन के साथ क्रिया जो स्पष्ट करेगा कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो इतना देख लीजिए, इसी के जस्ट बाद वो भी आपको दे देते हैं। अब आपको मिलता है अगले प्रश्न का जवाब, और अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, तो वो ये था कि वो ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है, इस चीज को सिद्ध करना होगा, तो आप किसके साथ क्रिया कराइएगा, चाहे टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करा दीजिएगा, चाहे फेलिंग विलेन के साथ करा दीजिएगा। यदि आप ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तब भी आपका ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, और यदि आप फेलिंग विलेन के साथ कराते हैं तब भी आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। इसका मतलब कि ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं, वही चीज आपके यहाँ पर लिखा गया है। टालेन अभिकर्मक के साथ क्रिया क्या सिद्ध करता है, ग्लूकोज में CHO समूह पाया जाता है। अब वही वाक्य के द्वारा दिखाया गया, ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। इसका मतलब कि जब आप ग्लूकोज की क्रिया आप टालेन अभिकर्मक Ag2O को ही क्या कहते हैं, टालेन अभिकर्मक कहते हैं, और यह भी ऑक्सीकरण करता है अर्थात ऑक्सीजन देता है, और जब ऑक्सीजन देगा तो जो ये CHO है COOH में चेंज हो जाएगा, इसी को क्या कहते हैं, ग्लूकोनिक अम्ल कहते हैं, और साथ में क्या प्राप्त हो जाता है, रजत दर्पण प्राप्त हो जाता है। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि हम ग्लूकोज की क्रिया टालेन अभिकर्मक से कराते हैं तो क्या बनता है, तब भी याद रखिएगा ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, साथ में रजत दर्पण बनता है। लेकिन यदि वहीं पर हो जाए क्या, फेलिंग विलेन के साथ क्रिया, तो जब ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलेन से कराते हैं तब भी आपका क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, क्योंकि फेलिंग विलेन भी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही करता है, और साथ में लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है जो ये सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित है। तो वह भी चीज आपका यहाँ पर लिखा गया है कि फेलिंग विलेन के साथ क्रिया, और दिखाया गया है कि ग्लूकोज की क्रिया फेलिंग विलेन के साथ कराते हैं तो ग्लूकोनिक अम्ल और क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल रंग प्राप्त होता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया गया, यह ग्लूकोज का संरचना सूत्र होगा, यह क्या है, फेलिंग विलेन है, और जब इसके द्वारा हम CHO का ऑक्सीकरण कराते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है, COOH में चेंज हो जाता है, अर्थात ग्लूकोनिक अम्ल में चेंज हो जाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। इसी के जस्ट बाद हम देखेंगे क्या, अगले प्रश्न का जवाब जो आपसे ग्लूकोज में पूछा गया है कि ग्लूकोज में CHO क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो जवाब के तौर पर टालेन अभिकर्मक या फेलिंग विलेन के साथ क्रिया लिखिएगा। लेकिन यदि ये पूछा जाता है ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है, यह सिद्ध कीजिए, तो इस प्रश्न के साथ अभी उपस्थित होंगे। पहले इतनी सारी चीजें आप देख लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न का जवाब देख लेते हैं क्या, कि जो अब अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज में आपका कार्बोनिल समूह पाया जाता है, इस चीज के स्पष्टीकरण के लिए दो यौगिक आते हैं, एक HCN आता है, दूसरा सोडियम बाइसल्फाइड आता है। तो चाहे आप हाइड्रोसाइनिक अम्ल के साथ या फिर आप सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया कराइए, बनेगा क्या, यदि आप HCN के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है, चूंकि HCN जो क्रिया करता है वह कार्बोनिल समूह के साथ ही बस क्रिया करता है, इसलिए यह स्पष्टीकरण करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो इसी प्रकार से सोडियम बाइसल्फाइड का भी है। तो पहले HCN का देख लीजिए, क्या HCN के साथ क्रिया और करते क्या है, ग्लूकोज की क्रिया HCN से कराते हैं तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है।
CHO जो क्रियात्मक समूह होता है यही आपका होता है, इसीलिए मैंने संरचना थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। बाकी आप वैसे भी लिख सकते हो, उत्पाद समझ में आया इसलिए मैंने ऐसे संरचना बनाया हुआ। यही आपका कार्बोनिल समूह होता है, C द्विबंध O को ही कार्बोनिल समूह होता है। और यहाँ पर क्या करते हैं, HCl के साथ क्रिया कराते हैं तो O जो होता है एक बंध टूटता है, O पर क्या आता है, तो O पर क्या आएगा, यहाँ पर O पर आएगा माइनस और कार्बन पर क्या आएगा प्लस, और H जो होता है वह प्लस और Cl जो होता है वह क्या होता है माइनस। इसलिए H जाके किससे जुड़ जाएगा, O से, और Cl जाके किससे जुड़ जाएगा, कार्बन से। तो बनेगा क्या, C से OH जुड़ गया और C से Cl जुड़ गया, तो ये जुड़ा कहां, CO समूह पर जुड़ा, इसीलिए ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। और यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। इसी प्रकार से यदि स्पष्टीकरण करना चाहे तो दूसरा भी आता है, यदि HCl के साथ पूछा गया भी है और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, दोनों के साथ पूछा जाता है तो दोनों के साथ लिखिएगा। अगर प्रश्न मात्र CO को सिद्ध करना होगा तो दोनों में से किसी एक को लिख दीजिएगा। आइए सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी देख लेते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं किसका, ग्लूकोज की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड बनता है, अर्थात योगात्मक उत्पाद बनता है। तो जो ये सोडियम बाइसल्फाइड जुड़ा वो जुड़ा कहां था, तो याद रखिएगा कार्बोनिल समूह के पास जुड़ा था। जुड़ा कैसे वो देखिएगा कि जब ये तोड़ते हैं संरचना बन जाती है तो O पर माइनस होता है और C पर क्या होता है, प्लस होता है। सोडियम बाइसल्फाइड में Na पर प्लस और HSO3 पर क्या आता है माइनस, तो O से जाके क्या जुड़ता है, Na जुड़ता है, और कार्बन से जाके क्या जुड़ता है, SO3H जुड़ता है। लेकिन यहाँ पर आयनिक रूप में O और Na होता है, इसलिए Na यहाँ पर नहीं होता, यहाँ से हाइड्रोजन हटके यहाँ चला जाता है, और जो यहाँ पर Na होता है वो यहाँ पर आ जाता है, जिससे दोनों ही सहसंयोजी यौगिक में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, अर्थात अस्थायी उत्पाद में क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। इससे क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज सोडियम बाइसल्फाइड प्राप्त होता है। तो ये रहा आपके उस प्रश्न का जवाब कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह पाया जाता है। और सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन का निर्माण लिखिए। तो इस प्रश्न का जवाब भी इसी के जस्ट बाद आपको वो भी मिल रहा है, पहले इतना देख लीजिए। तो आपका अगला प्रश्न अब आ चुका है जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो पहले होगा ग्लूकोज की क्रिया यदि हम फेनिल हाइड्रोजीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। कि अगर आप ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं क्या बनता है, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन बनता है। और यह भी स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, कार्बोनिल समूह पाया जाता है। तो पहले फेनिल हाइड्रोजीन का सूत्र क्या होता है तो वो जान लेते हैं। तो याद रखिएगा NH2 और NH2 जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजीन कहते हैं। किसी नाइट्रोजन से जुड़े एक हाइड्रोजन को कम करके यदि आप C6H5 जोड़ देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, फेनिल हाइड्रोजीन कहते हैं। NH2 होता है तो हाइड्रोजीन होता है, और एक हाइड्रोजन किसी नाइट्रोजन से कम करके C6H5 जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, फेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है। अब क्या करते हैं, ग्लूकोज की क्रिया किससे कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजीन से कराते हैं। तो जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन होता है वह नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लेकर जल के रूप में क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और जैसे ही जल के रूप में बाहर होता है तो जो ये बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन। फेनिल क्या, हाइड्रोजोन यहां पर हो जाएगा। बनेगा कैसे, तो ये ग्लूकोज की संरचना रही। अब ये हाइड्रोजन जो होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा और किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O के रूप में बाहर हो जाएगा। बचा हुआ समूह जाके डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, C द्विबंध N, इसके बाद NH और क्या जुड़ जाएगा, C6H5। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल चुके हैं जल के रूप में, तो जो ये यौगिक बना इसे क्या कहते हैं, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन कहते हैं। चूंकि CO पर हुआ इसलिए यह भी स्पष्ट करता है कि ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, तो ग्लूकोज में पाया जाता है कार्बोनिल समूह पाया जाता है। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्या फेनिल हाइड्रोजीन के आधिक्य के साथ क्रिया, और ये क्या सिद्ध करता है कि ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन में परिवर्तन। अगर प्रश्न होगा ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन में परिवर्तन, तो उस
प्रश्न के जवाब को लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो यहां पर होगा ग्लूकोज की क्रिया फेनिलहाइड्रेजिन के आधिक्य के साथ कराते हैं तो क्या बन जाता है, तो याद रखिएगा ग्लूकोसा जोन बन जाता है। अब ये बनता कैसे है वो देख लेते हैं। आप ग्लूकोज की क्रिया जब आप कराने जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी संरचना में चेंज करेंगे, एक कार्बन और अलग से लिख के OH और H लिखेंगे तभी ग्लूकोसा जोन बन पाएगा। इसमें होता क्या है, 3 अणु लिए जाते हैं इसलिए आधिक्य कहा जाता है। पहले ये ऑक्सीजन को लेगा, हाइड्रोजन और H2O के रूप में बाहर हो जाएगा और इस कार्बन से जाके क्या जुड़ जाएगा, NNC6H5। मैंने 4 कार्बन यहाँ पे लिखा था, एक कार्बन आपने कम कर दिया अर्थात CHOH का होथराइज लिख के एक कार्बन आपने छोड़ा और OH और H लिखा है। तो जब इसकी क्रिया इसके साथ होगी तो यहां से फिर से आपका क्या निकलेगा, हाइड्रोजन और H निकलेगा और क्या बन जाएगा, कार्बन द्विबंध NNC6H5। अर्थात यहां से फिर क्या बाहर हो जाएगा, आपका हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तीसरा अणु जो होगा वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा और जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो यहां से किसमें चेंज हो जाएगा, C6H5 NH2 में चेंज हो जाएगा और बचा हुआ जो NH2 समूह है वो हाइड्रोजन को ग्रहण करके किसमें चेंज हो जाएगा, NH3 में चेंज हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाता है, आपका इस प्रकार से ग्लूकोसा जोन बन जाता है। तो आपका ये ग्लूकोज से रिलेटेड जितने भी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में अलग अलग सेशन में 2023 और 2023 से पीछे पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इसी मात्र एक एपिसोड में दिए गए हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न इस ग्लूकोज से रिलेटेड अगर बच गया होगा तो कमेंट सेक्शन में अवश्य भेजिएगा, उसका भी जवाब आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। तो आप सभी से आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और इसके बाद अगले एपिसोड में उपस्थित होते हैं फिर एक महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब के साथ जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार, आभार। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए उन विभिन्न प्रश्नों के जवाब के साथ जो आपके 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में होंगे। धन्यवाद।